उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सोमवार को भी योगी आदित्यनाथ की इन बैठकों के साथ साथ मुलाकातों का दौर जारी रहा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1.25 घंटे तक बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई है। 2 दिवसीय दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ मंत्रिमंडल की घोषणा भी की जा सकती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के करीब 10 मंत्रियों को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है, इस वजह से माना यह जा रहा है कि इस बार और ज्यादा जातीय समीकरण साधने के साथ साथ नए और युवा चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर न केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, बल्कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की ओर टिकटकी लगाए हुए देख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 हफ्तों से जंग जारी है। ऐसे में रूस हर संभव तरीके से यूक्रेन को तबाह करने पे जुटा हुआ है। वहीं एक डर नेटो देशों को ये भी सता रहा है कि रूस कहीं यूक्रेन को पार करके नेटो देशों की जमीन पे ना घुसाए। और इसका हालिया उदाहरण देखने को मिला रूस के जवाबी हमले में, जहां पर उसने लवीव में मिसाइलें दागी। यूक्रेन के पश्चिमी लवीव क्षेत्र से जहां के गवर्नर ने रूसी हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा रूसी क्रूज मिसाइलों ने पोलैंड की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर लवीव सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। लवीव के गवर्नर ने कहा कि दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को हवाई रक्षा प्रणाली के काम करने के कारण मार गिराया गया। साथ ही इस मामले में कम से कम 35 लोग मारे गए और 134 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बता दें, यह प्रशिक्षण केंद्र पोलैंड सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों की अधिकतर सैन्य मदद इसी रास्ते से की जा रही है। रूस ने शनिवार को ही चेतावनी दी थी कि यूक्रेन भेजी जाने वाली सैन्य मदद उसके निशाने पर रहेगी। ब्रिटेन ने रूस की इस हरकत को विवाद और भड़काने वाली बताया। दूसरी ओर रूसी समाचार एजेंसी ने कहा कि सोमवार को दोनों पक्षों में वीडियो लिंक से वार्ता होगी। इस हवाई हमले के उस विदेशी हथियारों की खेप को ही निशाना बनाया जाना था जो कथित तौर पर यूक्रेन की मदद करने के लिए पहुंचाई गई थी। ऐसे में अगर बात यूक्रेन से निकलकर नेटो देशों तक जाती है तो इस वक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका ने चेतावनी पहले ही दे दी है कि अगर बात नेटो देशों तक आई तो वो भी उसकी 1 इंच जमीन तक बचाने में पीछे नहीं हटेगा। भगवत मान एक ऐसा नाम जो आजकल सबकी जुबान पर है और चर्चा में भी खूब है। ये नाम आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां क्यों ना बटोरे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की जोड़ी ने पंजाब में सभी सियासी धुरंधरों को चित कर दिया और 92 सीट के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री बनने से पहले भगवत मान दिल्ली पहुंचे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि भगवत मान संगरूर लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रह चुके हैं और आज उसी सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद भगवत मान ने कहा कि वो अब 16 मार्च को पंजाब के नवे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, पंजाब की सेवा करना, पंजाब का विकास करना। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली है वो एक ऐतिहासिक जीत है और सभी राजनीतिक पार्टियों से उनका मुकाबला अलग देखा जा रहा है। लेकिन अब आने वाला समय ही ये तय करेगा जो आम आदमी पार्टी ने जनता से तमाम वादे किए हैं उन वादों को किस तरीके से पूरा करते हैं और जो कि हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जाता है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी इस बॉर्डर स्टेट को किस तरीके से नियंत्रण में रखेगी और सुरक्षा जो कि एक मुख्य बिंदु रहता है पंजाब में उस पर किस तरीके से कंट्रोल भगवत मान करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में तमाम बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक की बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा ने खास तौर पर जो एजेंडे इस बैठक में रखे थे वह 9 दिसंबर को सरकार द्वारा जो पत्र जारी किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के लिए आश्वासन पत्र, जिसके आधार पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, उसको लेकर जो है चर्चा की गई। एमएसपी को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर चर्चा की गई। इस बैठक की बात करें तो कुछ अहम फैसले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिए गए, जिसमें 21 मार्च को देश भर में रोष प्रदर्शन किया जाएगा।
चूंकि एमएसपी जो है सरकार ने किसानों को नहीं दिया, इसके अलावा जो मांगे किसानों की तरफ से की गई थी वो भी पूरी होती हुई नजर नहीं आई। इसके अलावा 25 मार्च को एक ट्रैक्टर मार्च को निकालने की भी आह्वान जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया। अगर एमएसपी को लेकर किसान एक सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन भी जो है करते हुए नजर आएंगे। ये कुछ अहम निर्णय जो है फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस बैठक में किए गए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 9 दिसंबर को जो पत्र सरकार के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा को लिखा गया था, उनकी मांगों पर अभी किसी भी प्रकार से आगे सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बढ़ पाया और इसी को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा अपनी अगली रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से राष्ट्रपति कोविंद और सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीर साझा की। साथ ही सीएम योगी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के सिलसिले के बीच यूपी में नए मंत्रिमंडल पर महामंथन के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी में 255 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर पीएम मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। कोरोना वायरस जब देश में आया तो कई अपने अपनों से दूर हो गए। क्या कब्रिस्तान, क्या शमशान, हर जगह सिर्फ लाशों के ढेर थे और जलती चिताएं देखने को मिल रही थी। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे को लेकर लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर चला, राजनीति भी भरपूर हुई, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा देने के निर्देश दिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया। तो वही अब पूरे मामले पर मुआवजे देने को लेकर कई झूठे दावे पेश किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि जब हमने मुआवजे का आदेश दिया था तो इतनी कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए इतने झूठे दावे आएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे आ सकते हैं, जिसको लेकर अब सॉलिसिटर जनरल ने सीएजी से ऑडिट का सुझाव किया है। फिलहाल ये ऑडिट कब होगा, इसमें कितना समय लगेगा और ये कैसे तैयार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मुआवजे को लेकर हो रहा देश के अलग अलग राज्यों में फर्जीवाड़ा एक बड़ी चिंता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि जिन लोगों को असल में राहत मिलनी चाहिए उन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कांग्रेस में हार का हाहाकार। पंजाब में करारी हार के साथ साथ सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस में अब तक किसी तरह के कोई भी बदलाव नहीं, लेकिन सिर्फ टोवल जरूर चल रही है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू पर फूटा पंजाब में हार का ठिकरा। रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ये बैठक 5 राज्यों में हार पर समीक्षा और पार्टी को मजबूत करने के लिए हुई थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने अमरिंदर के खिलाफ सामने आ रही शिकायतों को नजरअंदाज किया था। जब मीटिंग में ये आवाज उठी कि अमरिंदर सिंह को पहले ही पद से हटा देना चाहिए था, इस पर सोनिया ने खेद व्यक्त किया कि वो ही अमरिंदर की संरक्षक बनी रही थी। साथ ही सिद्धू को भी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि उनके अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस को करारी हार मिली है। वैसे ही शायद ही कांग्रेस ने आज तक ऐसी हार चखी होगी। राज्य के टॉप नेताओं ने कांग्रेस की हाई कमांड में टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2500 ज्यादा नए मामले सामने आए और 27 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4300 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या 36,000 के करीब पहुंच गई है। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कोरोना मरीजों का तेजी से स्वस्थ होना। वहीं देश में अब तक 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 5,15,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 119 नए मामले सामने आए हैं और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। वहीं बच्चों के लिए कोरोना टीका का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होगा, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने जमकर निशाना साधा।
यमुनानगर पहुंचे रंजीत चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर वहां पर सरकार बनाई है, अब देखना होगा कि किस प्रकार से वहां पर सरकार चला पाते हैं। क्योंकि अगर आज पंजाब की बात करें तो पंजाब के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। जो बिल्डिंग है, सरकारी जो इमारतें हैं या सरकारी अस्पतालों की बात करें तो उन सबको बैंकों में रखकर जो है कर्ज लिया जा रहा है और उन कर्ज से जो है वहाँ के जो कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उसी तरीके से है जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार थी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय भी है एक सरकार जो एक तरह से रिमोट की तरह थी और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार भी रिमोट की तरह सरकार है, क्योंकि इसको जो है दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जो मनीष सिसोदिया है वो मंत्रिमंडल को देखेंगे और साथ ही जो उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी हैं राघव चड्ढा, वो जो है अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो भी अफसर हैं यहाँ पर अफसरों के तबादले होंगे, चाहिए IPS की बात हो तो उन सबको जो है राघव चड्ढा देखेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है जिस प्रकार से झूठ बोल कर आई है, अब देखना होगा कि वो सरकार कैसे चलती है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिजली विभाग भी उनके पास है तो बिजली विभाग में भी लगातार जो है सुधार के प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें जो घाटा था उससे जो है विभाग को उभारा गया है। साथ ही साथ जो अगर बात करें तो बिजली चोरी के जो केस थे उनको भी लगातार पकड़ा गया, क्योंकि बिजली चोरी की वजह से जो है बहुत विभाग को घाटा होता था। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जेल विभाग भी मेरे पास है और जेल के अंदर भी लगातार प्रदेश के अंदर सुधार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जेलों को हाईटेक बनाया जा रहा है तो वहीं नूह के अंदर पहले एक मॉडर्न जेल बनाई गई और इसी प्रकार से रोहतक के अंदर अब एक मॉडर्न जेल बनाई जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जेल विभाग को आज से पहले सरकारों ने जो है गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब से हम इस सरकार में और जब से मुझे विभाग मिला है तब से लगातार इसमें सुधार के काम किए जा रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही जिस प्रकार से जेलों के अंदर जो कैदियों के मानसिक तनाव को भी दूर किया जाता है ताकि वो बाहर जाकर जो है मुख्य धारा से जुड़ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द ही प्रदेश की जेलों के अंदर जो है कैदियों द्वारा मिठाई भी बनाई जाएगी जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। उफली गांव का स्कूल मिड डे मील वर्करों के सहारे चल रहा है। बता दें कि भी गांव उफली में प्राइमरी स्कूल में करीब 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इस स्कूल में मात्र एक ही अध्यापिका है जो पूरे बच्चों को हैंडल करती है, जिसके चलते मिड डे मील वर्कर है जो उफली में के स्कूल में कार्य कर रही है, उनके सारी इन बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बता दें कि भी शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइमरी स्कूलों की आज परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही एक असमंजस की स्थिति में है, जिसको लेकर मिड डे मील की जो वर्कर है, जिनमें से कुछ जो मिड डे मील वर्कर हैं वो शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित है जो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हुई है, उनके सारे इन बच्चों की परीक्षाएं ली जा रही है। ग्रामीणों की माने कि पिछले करीब 2 वर्षों से इस प्रकार की जो पढ़ाई है वो बच्चों की वर्धित हो रही है। कोरोना के चलते भी बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन पिछले 2 साल से इस विद्यालय में प्राइमरी स्कूल के पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर यहाँ पर नहीं है। मात्र एक टीचर के सहारे ही इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में सरकार का दावा पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत एक जुमला साबित होता नजर आ रहा है। नगर परिषद रेवाड़ी की बैठक आज हंगामा के साथ शुरू हुई। सबसे पहले हंगामा इस बात को लेकर था कि बैठक में पार्षद पतियों तथा मीडिया को प्रवेश न दिया जाए। इस पर पार्षद पति तथा पार्षदों ने जमकर विरोध किया। काफ़ी देर हंगामा होने के बाद आखिरकार दोनों को एंट्री दे दी गई, लेकिन पार्षद पतियों को हिदायत दी गई कि वो बैठक में हिस्सा ना ले। सबसे पहले बजट की बैठक शुरू हुई। ये काफ़ी हंगामेदार बैठक रही, लेकिन लाभ का बजट देने के बाद यह बैठक समाप्त हो गई। उसके बाद आम बैठक यहाँ शुरू हुई। इस पर काफ़ी बवाल मचा गया। यहाँ नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। सबसे बड़ा निर्णय तो ये था कि आयुक्त द्वारा जो निगरानी कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर पार्षदों ने काफ़ी विरोध जाहिर किया। आखिरकार सभी विरोधों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें यह निगरानी कमेटी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। तो प्रस्ताव पास किया गया कि इस निगरानी कमेटी को समाप्त किया जाए। वहीं बेसहारा पशु तथा अन्य भ्रष्टाचार तथा विकास कार्यों को लेकर भी काफ़ी गहमा-गहमी रही। पूर्ण तरह से यह बैठक अभी चली ही रही थी कि भ्रष्टाचार का मामला काफ़ी देर तक उछलता रहा। आज महम चीनी मिल में गन्ना किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मिल में गन्ने की पेराई बंद कर दी। धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर महम थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाया, लेकिन किसान नहीं माने। उसके बाद मिल के जो एमडी दलबीर सिंह फोगाट किसानों से मिले और उनसे बातचीत। किसानों ने उनको बताया कि मिल द्वारा रोहतक मिल के एरिया का गन्ना लिया जा रहा है, जबकि उनके मिल के एरिया के किसानों का गन्ना अभी खेतों में खड़ा है और जिसकी वजह से महम मिल के किसान परेशान हैं। मिल के एमडी ने दलबीर सिंह फोगाट ने किसानों को आश्वासन दिया कि पहले महम मिल के किसानों का गन्ना लिया जाएगा और उसके बाद ही बाहर का गन्ना लिया जाएगा। उसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया और गन्ने की पिराई शुरू हो गई। आज इफ्को किसान सेवा केंद्र पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब वह उस सेंटर का ताला नहीं खुला, क्योंकि काफ़ी संख्या में वहां पर किसान डीएपी खाद लेने के लिए पहुंचे थे। जब वहां पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा तो रोष में आकर के उन्हें करनाल इंद्री रोड को जाम कर दिया। इस मामले की सूचना जैसे अधिकारियों को लगी तो मौके पर पहुंचे। वहीं पर कृषि अधिकारी ने किसानों को समझाया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से वह जाम खुला और इफ्को के एक कर्मचारी ने आकर के किसानों को डीएपी खाद देना शुरू किया। तब जाकर के यह हाईवे का जाम खुला। किसानों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इफ्को के कुछ कर्मचारियों पर यह भी आरोप लगाया गया कि यह खाद को बाहर दूसरे सेंटरों पर बेच देते हैं, जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं पर खंड कृषि अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को खाद सही ढंग से मिलेगा, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। होली के त्यौहार पर बाज़ारों में पिचकारी और गुलाल की रेडियां लगने लगी है, बाज़ार सजने लगे हैं। रंग बिरंगी जो गुलालें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से रंग बिरंगी गुलाल है, पिचकारियां हैं। अगर हम दुकानदारों की माने तो दुकानदारों का कहना है कि इस बार चाइनीज़ सामान जो है वो नहीं बेच रहे हैं, स्वदेशी सामान बेच रहे हैं। जो हिंदुस्तान में बना सामान है उनकी वो सेल कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों की जो मांग है वो भी इस बार चाइनीज़ सामान की ना होकर के जो हिंदुस्तान में जो सामान बना है उसकी मांग है, चाहे वो गुलाल है, कलर है या पिचकारी है। लोगों का मानना है कि देश में बना सामान हम खरीदेंगे। मोदी जी को लेकर के भी लोगों ने कहा कि मोदी जी का आह्वान रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आह्वान रहा कि वो देश में बने सामान को खरीदें, इसलिए उससे भी उन्हें प्रेरणा मिली है और देश का सामान जो देश में बना है वो ही खरीदेंगे ताकि देश का पैसा देश में रहे। रोहतक जिले के रिटोली गांव में 12 दिन पहले हुई डबल मर्डर मामले में रोहतक पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रोहतक एसटीएफ की टीम ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 युवक गैंगवार के चलते घटना को अंजाम दिया था। हालांकि 12 दिन पहले हुई रिटोली गांव में 2 लोगों की हत्या के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि एक गैंगवार के चलते घटना को अंजाम दिया था और 5 में से 2 युवक रिटोली गाँव के ही रहने वाले हैं और 3 युवक झज्जर जिले के डीगल गांव के रहने वाले हैं। हालांकि गैंगवार के चलते इन्होंने आपस में घटना को अंजाम दिया था और इससे पहले संदीप इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है और संदीप के अलावा 2 लोगों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम भी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि 5 को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनका रिमांड हासिल लिया जाएगा ताकि उनसे और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जुगाड़ मोटर वाहनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न होने को लेकर के आज थ्री व्हीलर एवं छोटा हाथी चालकों ने शहर में प्रदर्शन करके मेन चौक पे जाम लगा दिया। जाम इतना बढ़ गया कि वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। सूचना मिलते ही शहरी थाना अध्यक्ष छोटूराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझा बुझा करके बड़ी मशक्कत से जाम को खुलवाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर उनकी इस समस्या से निजात मिल जाएगा। दोनों पक्षों को बिठा करके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र सीआईए स्टाफ 2 ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ट्रांसफार्मर चोरी करता था। करीब 3 क्विंटल तार बरामद की गई है और 4 आरोपियों को पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर चोरी गिरोह के सदस्य हैं। 41 मामले ट्रेस किए गए हैं जिनको उन्होंने अंजाम दिया था। सुशील जो आरोपी है उस पर 23 मामले पहले से ही दर्ज हैं और अनवर पर 12 मामले पहले से ही ट्रांसफार्मर चोरी के दर्ज हैं। यह इंटरस्टेट गिरोह है।
कुरुक्षेत्र सीआईए स्टाफ ने इसे पकड़ा है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि आसपास कुरुक्षेत्र के आसपास, लाडवा के आसपास इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, उनकी तारें जो हैं वो चोरी करके बेचा करते थे। क्विंटलों जो इनसे तार बरामद की गई हैं, पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं और 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इंटरस्टेट एक गिरोह ये है और पुलिस ने और किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली है। सिरसा में एंटी नारकोटिक्स की टीम भाजिका मोड़ पर रूटीन नाका लगाए हुए थी कि अचानक सिरसा की तरफ से एक तेज परेजा गाड़ी आती दिखी। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालक गाड़ी को रोकने की बजाय उसे भगा कर ले गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और फरार हो गए, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 30 किलोमीटर तक उस गाड़ी का पीछा किया और उसे काबू कर सफलता हासिल की। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के विरोध में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत प्रदेश के कई अन्य विधायक भी कांग्रेस के उपस्थित रहे। इस मौके पर जब हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने पहुंची तो ऐसे में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इसके अलावा युवा कांग्रेस द्वारा लगातार पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिनको जो है युवा कांग्रेस द्वारा तोड़ दिया गया। वही हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के युवा कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आ रहे हैं। वही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी भी इस सरकार से खुश नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे अरसे से सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस जो है सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के विरोध में घर घर जाएगी और जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांगेगी और सरकार बनाएगी।